नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में जरूरी है कि हमारी सांसें ना फूले, बात बात पर दम ना भरे, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने लंग्स का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। पर कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं कि आखिर कैसे हम पहचाने कि हमारे लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत है, कोई अड़चन है। तो ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट और डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर केपी न्यूज में। थैंक यू। देखिए, एक जाना माना नाम आप इधर शहर में तो है ही, साथ ही पूरे कर्नाटक में आपका नाम जाना जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के साथ साथ आपने कोरोना काल के दौरान अपना फर्ज इस तरीके से लोगों की सेवा करके अदा किया है कि लोगों ने भरपूर तरीके से इस बात को समझा भी है कि एक डॉक्टर का उनकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू। आपके ये वर्ड्स हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, और कर्नाटक लेवल तो बहुत, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, लिटरली कोविड में हमने काम किया है मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कोविड में, और लोग बहुत अच्छे जुड़े हैं हमसे, और लोगों को खिदमत करने का एक मौका भी मिला है, और लोग हम पे ट्रस्ट करे हैं। जैसे हम आए थे हॉस्पिटल बिदर में, जब भी कोविड आया था, तो इसमें बहुत हिम्मत से हमने भी काम किया और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि आपने कोविड में कुछ किया है। कभी लोग ऐसा बाहर जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार हम आपके पेशेंट हैं सर, हमने आपको हमारे घर में ऐसे ट्रीट हुए हैं। ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगता है। बस ये गॉड विलिंग है मैम, जो भी है गॉड विलिंग है। इसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी, और हमसे जो बन पड़ता है उस फेज में जो कर सकते थे हमने किया है मैम। बिल्कुल, जब मौत बाहें खोलकर खड़ी थी तब आपने लोगों की मदद की बिना खुद की परवाह किए, और यही वजह है कि आज जो ये पूरा डिस्कशन है मैं कोविड काल से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड दो एरा हमने जिए हैं। ऐसे में हमने देखा है कि लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको लोग पहले इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आई थिंक इस बारे में लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि हमें अपने लंग्स का ख्याल रखना है, हमारी सांसें क्यों फूल रही हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन? देखिए मैम, कोविड से पहले भी रेस्पिरेटरी के बहुत सारे डिसीजेस थे और आज भी हैं, लेकिन कोविड इस रेस्पिरेटरी फील्ड को मीन्स थोड़ा सा लोगों में ये हुआ है कि रेस्पिरेटरी के लिए या लंग्स के लिए या दम के लिए भी कुछ और डॉक्टर हैं, जैसे कि पल्मोनोलॉजी। हुआ क्या मैम, कोविड से पहले लोग दम को ये बहुत लाइट लेते थे। कोविड ने ये बताया है कि यार इसके लिए कुछ अलग डॉक्टर्स होते हैं, इसके लिए अलग एक जगह से अप्रोच होना है। जैसे कॉमन है मैम, दम पहले भी होता है, दम बहुत सारी वजह से भी होता है, जिसमें वन ऑफ द कॉज है कि रेस्पिरेटरी लंग्स की वजह से होता है। तो लंग्स की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती है? एक बोलते हैं कि ओल्ड एज जो होते हैं, जो कि 40-50 साल के, जो क्रॉनिक स्मोकर है, स्मोक करते हैं, उन लोग में बहुत कॉमनली ये देखा जाता है कि इनको सीओपीडी बोलते हैं मैम। और बहुत सारे जो जिसके लिए एज वेरिएशन नहीं है मैम, फ्रॉम बर्थ टू एनी 70-80 ईयर्स, उन लोग में भी दम होता है, जिसको हम बहुत कॉमनली एलर्जी से बोलते हैं, एलर्जी, आस्थमा। ये कॉमन चीजें हैं मैम, जो कि लोग को पता नहीं था। और इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, कॉफ है, दम है, कॉफ, और या फिर छाती में इसका पानी भरना, और या फिर आजकल ये पोस्ट कोविड तो बहुत कॉमन ये देखा गया है, पोस्ट कोविड एलर्जी, पोस्ट कोविड हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज, ये जो कि सिमिलरली टू अस्थमा, जो बच्चे अस्थमा जैसा बिहेव करते, बहुत सारों को पोस्ट कोविड ये बिकॉज ऑफ एयरवे डैमेज, एयरवे इरेगुलरिटी की वजह से वो दे आर बिहेविंग लाइक अस्थमा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, साहब उनको कोविड हुआ है, लेकिन अभी जब हम इनको इवेलुएट करते हैं तो दे आर बिहेविंग लाइक अस्थमा। ये चीजें हैं मैम, और साथ में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक निमोनिया है, कॉफ है, छाती में पानी भरना है, और फिर छाती में हवा का भरना है, और या फिर क्रॉनिक, या फिर पहले कभी टीबी हो गया था, उसकी वजह से डैमेज होना है। ये टीबी बहुत कॉमन फैक्टर है मैम, जिसको लोगों को लेकर बहुत स्टिग्मा है, बट हमारी गवर्नमेंट में ऐसा ट्रीटमेंट आज भी मौजूद है, जो एक एमडीआर जैसे, एमडीआर टीबी को भी विद इन स्पैन ऑफ 18-20 मंथ्स बहुत अच्छा रिकवरी है, जो कि पहले ऐसा नहीं देखा जाए। आजकल बहुत अच्छे ड्रग्स आए हैं, जो कि टीबी से रिलेटेड डेथ बहुत कम हुए हैं। ये लोगों को पता नहीं है मैम, लेकिन लोग जैसे टीबी हो जाए तो लेकर डर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कोविड के बाद लोगों को पता ये चला है कि इसके लिए कोई डॉक्टर है, इसके लिए अप्रोच किया जा सकता है। वरना पहले हो क्या था कि कहीं भी गए, दिखा लिए, जनरल
प्रैक्टिशनर के पास दिखा, लेकिन कोविड ने ये तो दिखाया है कि इसके लिए ये डॉक्टर है, इसके लिए स्पेशलिटी है, बिल्कुल। इसके लिए जाकर हम अप्रोच करेंगे। और मैंने देखा है मैम, प्री कोविड और पोस्ट कोविड जितने मैंने डायग्नोज अस्थमा किए हैं, प्री कोविड में नहीं किया मैंने। बिल्कुल, ये थोड़ा सा चेंज है और आई थिंक कहते हैं ना कि कुछ बुरा भी होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है, तो मे बी लोगों को ये अवेयर करने के लिए है। पर ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहूंगी मैं कि पोस्ट कोविड जिनको कोविड हो चुका है उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट जो पूरा सेक्टर है उससे रिलेटेड क्या ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ मैम, क्योंकि मेरी एज ए चेस्ट क्लिनिक ही है मैम, मैं जो देखता हूँ मेरा होप चेस्ट हॉस्पिटल, तो स्पेशली आई फोकस ओनली ऑन चेस्ट, जनरल नहीं देखता हूँ मैं। तो मैंने देखा है कि पोस्ट कोविड अक्सर आजकल पहला क्वेश्चन यही आता है कि तुमको कोविड हुआ है क्या, पेशेंट से हम लोग पूछ लेते हैं, बिकॉज कॉमन हो गया मैम। पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट एलर्जी जैसा बिहेव कर रहे हैं, जिन लोग को पहले कुछ नहीं होता था, थोड़ा चलने में दम आना या फिर कॉफ, बहुत ज्यादा कॉफ है, या फिर पहले के जैसा स्ट्रेंथ नहीं है, ये सारे बिकॉज ऑफ लंग एक लेवल पे डैमेज हुआ है मैम कोविड में। इसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस या फिर लंग को एक हम कंडीशन कहते हैं ब्रोंकाइटिस, जो कि परमानेंट डैमेज होता है, या इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट को दम एक कॉमन चीज देखने में आई है। और एक सबसे कॉमन चीज एलर्जी देखने में आई है मैम, जिसको पहले कुछ नहीं होता था, आजकल थोड़ा चलने में दम या कुछ खाने से एलर्जी या फिर कुछ रनिंग नोज ब्लॉक, थ्रोट पेन ऑलवेज एक माइल्ड कॉफ, और पहले जैसा स्टैमिना नहीं है, एक्सर्शन, थोड़ा सा चलने में दम, ये कॉमन चीजें हुई है मैम पोस्ट कोविड के बाद। लंग्स के पोस्ट कोविड के बाद काफी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। सर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे कोई मदर है जिनको कोविड हुआ, उसके बाद बेबी हुआ, तो बेबी को भी क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स? नहीं मैम, हम जब कोविड में, मैं गवर्नमेंट सेटअप से भी हूँ मैम, तो वहां हमने देखा है बहुत सारे प्रेग्नेंट फीमेल्स को देखा था जो कोविड से आए थे, या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, द पर्सन हु सर्वाइव, ऐसा बेबीज को इफेक्ट नहीं हुआ, बेबीज आर नॉर्मल। एक 2-3 ऐसे केस है जो हमारे पहचान में थी, वो शी इज अ प्राइमी, फर्स्ट बेबी था उसको, न्यूली मैरिड विद फर्स्ट प्राइमी, विद इन 7 मंथ उसको कोविड हुआ, उसके बाद हमारे पास ही थी वो, तो शी कुड नॉट मेक इट, डाइड हो गया, डेथ हो गया मैम। उसके बाद एक 2-3 केस भी थे मैम जो मेरे पास थे, कोविड था, उनको फीमेल को हमने अच्छे से ट्रीट किया, इसका अच्छा सा इम्प्रूव भी हुआ, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी बेबी ऑल राइट, टोटली ऑल राइट, किसी उसको बेबी को कुछ नहीं। हाँ मैम, एक था कि बहुत ज्यादा सीवियर हो जाने के बाद कोविड, क्योंकि एक ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है, ये होता है कि लंग इफेक्ट होने से बेबी को, माँ को भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, बेबी को भी नहीं, तो इसमें मिसकैरेजेस हुई है, होने का चांस है। लेकिन जब बेबी जो बर्थ हुआ है उनमें हमने बहुत रेयर देखा है कि कोविड के लक्षण है, तो द फीमेल जिसको कोविड हुआ है वो इम्प्रूव हो गई, तो बेबीज आर नॉर्मल मैम। बिल्कुल, यहाँ से मेरे 2 सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल बच्चों से रिलेटेड है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो छोटे होते हैं, यानी कि कहें कि जन्म के 1-2 दिन बाद ही पता चलता है इनको निमोनिया हो गया है, कुछ इस तरीके की समस्याएं हो गई, लंग्स में पानी भर गया है, इस तरीके की समस्याएं बहुत कॉमन हो गई। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मदर से रिलेटेड आपने बात की कि कोविड का इतना इम्पैक्ट बच्चों पे नहीं है, पर अगर मदर को कोई और ऐसी डिजीज है लाइक दमा, अस्थमा, तो क्या उसका इम्पैक्ट बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम। ये द थिंग इज, जिन माओं को एलर्जी है, जिन फीमेल्स, अक्सर हम यही जब देखते हैं यंग फीमेल्स जो अनमैरिड है, उन लोग को माइल्ड एलर्जी भी हो तो दे विल टेक वेरी लाइटली, जैसा कि रनिंग नोज होना, या फिर वेदर वेरिएशन से होना, या माइल्ड दम आना, वीजिंग आना, ये अस्थमा ही है, जो कि फीमेल्स, अनमैरिड फीमेल्स ये सोचते हैं कि मैं क्यों, अभी कुछ नहीं, अभी क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन यही फीमेल्स अर्ली एज में जो ट्रीट नहीं होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, मैरिड हो गए, प्रेगनेंसी हो गया, तब दे विल प्रेजेंट लाइक अस्थमा। तो हाँ, दैट अनकंट्रोल अस्थमा विल हैव असर ऑन बेबी पे रहेगा मैम। द थिंग इज द सेम, कोविड को मैंने बोला मैम, जैसा कि निमोनिया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो डेफिनेटली बेबी पे तो असर होगा ही मैम। उन बीमारियों का जो जेनेटिक्स है जो है, वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि माँ अगर से अनकंट्रोल डिसीज में हो तो बच्चों में होगा। लाइक कॉमन में एलर्जी अस्थमा, जिन लड़कियों में एलर्जी होती है मैरिड लाइफ में, जो अनमैरिड होती हैं, इनको हम ये बोलकर बोलते हैं कि आप अच्छे से अपना ख्याल रख लो, वरना इफ इट इज अनकंट्रोल्ड पक्का बेबीज को ट्रांसफर। अब सुनते हैं ना, माँ को है, दादा को है, दादी को है, सब पोतरे को है, इनके बच्चों से रन होते आती है, जैसे अस्थमा, जैसे कि एलर्जिक। पर कैसे रोका जा सकता है जेनेटिकली? मतलब जेनेटिक्स तो मैम देखिए,
या उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम? मैम आजकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है मैम, लाइक आस्थमा अगर से है, इम्यूनोथेरेपी एक बहुत अच्छा रोल है जिससे बहुत अच्छा कंट्रोल किया जाता है, स्पेशली इन द फीमेल्स में इसीलिए मैम क्योंकि दे हैव एक्स्ट्रा फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, एक बहुत कॉमन है फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से इमोशन फैक्टर्स। इनमें हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने जो देखा है मैम, यहाँ हमने अराउंड 30-40 पेशेंट्स जो अनकंट्रोल अस्थमा थे, अराउंड 35 पेशेंट्स मेरे पास डाटा है मैम, तो इनमें से 70 to 80% फिर फीमेल्स, एंड हम इनको इम्यूनोथेरेपी दिए मैम। ये अस्थमा जब अनकंट्रोल होता है तो इनहेलर से कंट्रोल नहीं हो रहा, सो वी हैव ट्राइड द इम्यूनोथेरेपी। सो इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए ना उन फीमेल्स में, जो लोग को 15-20 ईयर्स से जो अनकंट्रोल अस्थमा था उन लोगों को हमने इम्यूनोथेरेपी दिया, तो उसके बाद हमने रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे मैम। आई डोंट वांट टू नेम, लाइक यहाँ के पॉलिटिशियंस भी हैं जो मैं जिनको हमने दिया है अपने हॉस्पिटल पे इम्यूनोथेरेपी, दे हैव इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग, एंड वो हमको बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं मैम। स्पेशली ऐसी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, उनकी फैमिली के 7 to 8 मेंबर्स को एलर्जी था मैम, तो इनको हमने इम्यूनोथेरेपी, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली अफेयर, सो वी हैव गिवन एडवाइस कि आप ये इस पे ट्राई करो इम्यूनोथेरेपी। सो एज ऑफ नाउ वो लोग जो 10-15 साल से जो थे इनको सिम्टम्स, अब दे आर डूइंग वेरी वेल मैम। बिकॉज एलर्जी की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ भी हेल्प होती है और साथ ही जो हमारा वर्क प्रोफाइल है उसको भी वो इम्पैक्ट करता है। डेफिनेटली मैम, जैसा कि आप ही हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप अगर से कंटिन्यू, ये एक एलर्जी से इरिटेबिलिटी आती है, यू कांट हैव दैट कॉन्सेंट्रेशन मैम, बिकॉज यू विल बी ऑलवेज इरिटेबल है मैम। अब इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एलर्जिक राइनाइटिस हमेशा सिस्टम पे बैठे हैं, सो दे विल हैव दैट फ्रस्ट्रेशन मैम। सो डेफिनेटली वर्क पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लाइक फीमेल्स, एग्जाम्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हाइपरवेंटिलेशन, ऐसे पेशेंट्स आते हैं मैम हमारे पास अक्सर हॉस्पिटल में। जैसा कि कोई कॉलेज है, शाहिनी पकड़ लीजिए, वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम स्ट्रेस है एग्जाम्स के सामने, अक्सर मैंने देखा है इन पेशेंट्स को, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्ट्रेस की वजह से हाइपरवेंटिलेट में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो भी एक कंडीशन है जो एलर्जी से मैच करती है। बिल्कुल, यानी कि टेंशन को कम रखना है, स्ट्रेस को कम रखना है। स्टूडेंट्स लाइफ में तो अक्सर हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम ये कॉमन है मैम। बिल्कुल, इसको भी स्टूडेंट्स को समझना होगा और साथ ही सभी को जिनके भी वर्क प्रोफाइल स्ट्रेसफुल है उनको भी ये बात समझनी होगी। तो वहीं सर अब आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि जेंडर वाइज भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट रहता है क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड है, पर वहीं क्या अगर हम एज वाइज बात करें, उम्र के अनुसार, तो किस तरीके का इम्पैक्ट उसमें देखा जाता है, क्या उसका रिजल्ट है? मैम होता यही कि ये जो हम एलर्जी अस्थमा जो कह रहे हैं, ये कोई एज के लिए पर्टिकुलर नहीं, दिस इज एपिसोडिक मोड। जो हम सीओपीडी बोलते हैं, जो परमानेंट दमा जो हमारे ताता है या चाची है, चाचा है, उन लोग की एज अबाउट 50 है, सो उन लोग का जो दम रहता है मैम, दैट इज नियर अबाउट परमानेंट, वाई बिकॉज इनके एयरवेज वो डैमेज हो गए। एंड ये जो बच्चों से होकर या फिर यंग अडल्ट में जो हो रहा है, दैट इज एलर्जी, वो एपिसोडिक है मैम, वो आएगी ही जाएगी। तो अस्थमा इज एपिसोडिक, कोई एज नहीं है मैम इसकी, ये 2 साल के बच्चे में ये होता है क्या 50 के, ये कभी भी होगा। कई ऐसे लड़कियां, कई ऐसे माँ आते हैं बच्चों को लेके 2 साल 3 साल, साहब इतनी जल्दी दम आ रहा है उसको, इतनी जल्दी उसको छाती से आवाजें आ रहे साहब, जुई 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 आवाजें आ रहे, थोड़ा कुछ भी खाया तो छाती भर जा रही साहब, ऐसे बोलते हैं। तो ये इसकी एज ही नहीं है साहब, इसको कैसा दम आता है, ये उल्टा हमसे पूछते। लेकिन इनके लिए यही कि ये एज का कोई मसला नहीं है, ये एज कभी भी होगा। अब आज तो बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों में जिसको माँ को एलर्जी होती है या फिर बच्चों में स्पोरेडिक केसेस वहीं से शुरू होता है, तो उन लोग का अक्सर छाती से आवाजें आना, कॉफ होना, वीजिंग होना, तो बार बार निमोनिया होना, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होना। सो फॉर दैट से अगर से इसको अस्थमा इवैल्यूएशन अगर से हो जाए, अगर से इसको उस लाइन में ले जाए, तो बच्चे बहुत अच्छा इंप्रूव होते हैं। वही अनकंट्रोल अस्थमा में ये टेम्पररी डिसीज अस्थमा, इट्स नॉट परमानेंट, ये आएगी जाएगी, एपिसोडिक इवेंट है। अगर से इसको आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये लाभ परमानेंट। बिल्कुल, अस्थमा के केसेस में देखें या फिर अदर के कुछ केसेस में हम देखें तो इनहेलर का यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और आजकल तो कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं, जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनहेलर लेते हैं और उसके बाद उसका यूज करने लग जाते हैं। डेफिनेटली मैम, इनहेलर से अच्छा कुछ नहीं है मैम। वो आजकल एड्स भी जो सुपरस्टार्स ऐड दे रहे हैं, इनहेलर से अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फोबिया है मैम, मैं एक बार यूज कर लूं तो हमेशा लग जाएगा, कितने दिन यूज करना। सी मैम, इनहेलेशन क्या है, सिंपल है। जो नेबुलाइजर लेना लोग पसंद करते हैं, नेबुलाइजर लगा लेके बैठना पसंद करते हैं, लेकिन द सेम थिंग इनहेलर, इसको अवॉइड करते हैं। बट मेरा जहां तक जानता हूं मैं, जहां तक है, इनहेलर से अच्छी कोई टेक्निक नहीं मैम। नेबुलाइजर यू विल हैव प्रॉब्लम्स मैम, बट इनहेलर डायरेक्टली इट विल गो इनटू द लंग्स। यानी कि नेबुलाइजर के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग इनहेलर ही बेस्ट मैम, इनहेलर ही ऑलवेज बेटर। अब
आता है, ओल्ड एज है, उनके लिए इनहेलर दे दो, डायरेक्ट इट विल गो इनटू लंग्स। ये यहाँ वहां ड्रग वेस्ट नहीं होगा। नेबुलाइजर हम लगा के बैठ जा रहे हैं और ड्रग आधी बाहर जा रही है, आधी पेशेंट ले रहा है। इनहेलर का वैसे नहीं रहा, बिकॉज पेशेंट खाली इसमें कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ये छोटे बच्चे यूज नहीं कर सकते। जिस बच्चे को कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन करेक्ट है, उसके लिए इनहेलर ही अच्छा है मैम। अप टू 50 ईयर्स इनहेलर से अच्छा कुछ नहीं है मैम। इनहेलर उन लोगों के लिए सपोर्ट नहीं करता जो ऑलरेडी बहुत वीक है, उन्होंने नहीं कर सकते, उन्होंने खींच नहीं सकते, मसल वीकनेस है, एक्सीडेंट केसेस है, या फिर बहुत ज्यादा टीबी होके बहुत वीक है, उन लोगों के लिए नेबुलाइजेशन बेटर। लेकिन इनहेलर फ्रॉम स्टार्टिंग टू 5 to 7 ईयर्स से लेकर जो बच्चा कोऑर्डिनेट करता है हैंड मूवमेंट, वहां से लेकर टिल 50-60 ईयर्स तक द पर्सन हु कोऑर्डिनेट, इसके लिए इनहेलर से अच्छा कुछ नहीं है मैम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथ लोगों के बीच में रहता है, तो उससे अगर आपको पार पानी है तो सर की जो बात है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनहेलर एक बेस्ट ट्रिक है। और सर आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर रहे, अच्छा रहे, उसके लिए किस तरीके की लाइफस्टाइल हमारी होनी चाहिए? मैम देखिए, आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड है कि स्मोकिंग, तो अक्सर जो स्मोक नहीं करता उस पर तो हंसते हैं लोग, यार तू स्मोक नहीं करता। ये बहुत खराब हो गया मैम। जो बंदा स्मोक करता है मैम, ये हमारे सर कहा करते थे, डॉक्टर जयराज इज वन ऑफ द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन साउथ इंडिया। सो ही यूज्ड टू टेल द पर्सन हु स्मोक, जिंदगी में इसने कुछ ने भी स्मोक किया वो बिना दम के मरेगा नहीं। जिसने एक बार भी स्मोक किया, जिंदगी के 5 साल इसने स्मोक किया, तो वो मरेगा, दम आए बाद ही मरेगा मैम। और जिसको दम, जो स्मोक करने वाले को एक बार अगर से दम शुरू हो जाए तो वो हमेशा के लिए रहेगा मैम। सो स्मोकिंग एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है आजकल के लड़कों में भाई, तो ये सारा लंग डिपोजिशन में तार जाके पूरा लंग डैमेज, जो चीज पहले 40-50 ईयर्स में देखी जाती थी पेशेंट्स में, आजकल वो यंग एडल्ट्स में देखी जा रही है मैम। वो हो गया मैम, आजकल वो ट्रेंड है मैम हुक्का। हाँ, हुक्के पर ही मैं आने वाली थी कि हुक्का को वो ये सबसे बड़ा मिथ ये समझ नहीं आता, जो लोग बच्चे हुक्का करते हैं, मेरे पास भी आता है मैम, पेशेंट्स बच्चे यंग यही पूछते हैं, सर हम स्मोक तो नहीं करते बट हुक्का लेते हैं। बट यू वोंट बिलीव, एक हुक्का 1 आवर ऑफ सेशन इज इक्विवेलेंट टू 100 सिगरेट, 100 सिगरेट्स। एक जो हुक्का का सेशन एक बार जो स्नफ कर रहा है वो, तो 100 सिगरेट एक साथ पीने के मुताबिक है मैम। तो इतना बड़ा डैमेज है। लेकिन लोग इसके लिए, हुक्के के लिए एक फैशन है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना वो लेवल पे डैमेज करता है। वो है मैम रेस्पिरेटरी, आजकल हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और टोबैको चीविंग और एसीज का बहुत ज्यादा यूज है, और हाइजीन मेंटेन नहीं होती मैम। ये द थिंग इज हाइजीन मेंटेन हो, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा मैम लंग्स के लिए। बिल्कुल, लंग्स के लिए तमाम चीजें हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली यूथ्स में। स्पेशली यूथ जो स्मोक करते हैं, इन लोग के लिए तो एक मैसेज कि यार अगर से दम से नहीं मरना चाहते हो तो स्मोक आज ही छोड़ दो, वरना तो ये डिक्टम है कि जो स्मोक करता है वो दम से ही मरता है। मेरे पास मैंने देखा है मैम, द पर्सन हु यूज्ड टू लाई ऑन बेड, वो तब जाके बोलता है कि मैंने स्मोक नहीं करना था, तो वो वक्त आने ही नहीं देना है। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बाद में रियलाइज होती है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। सर सवाल ये भी देखिए, आपने इस बात का जिक्र तो किया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या योगा, किस टाइप का फूड हमें खाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। योगा, स्पेशली योगा बहुत अच्छी चीज है। और ये मैम डाइट में अक्सर जिसको एलर्जी होती है मैम, वो खट्टी चीजों से होती है, कर्ड हो गया या फिर लेमन हो गया, इन चीजों से थोड़ा सा, जिसको ऑलरेडी एलर्जी है यू शुड अवॉइड। बट एक्चुअली सिट्रस बहुत अच्छी चीज है बोलते हैं, लेकिन तब जिसको एलर्जी है उसके लिए सिट्रस भी इसको ट्रिगर करेगा मैम। और वेजिटेबल्स डेफिनेटली वो बहुत अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली हम जो यहाँ लोकल में बोलते हैं मैम, इसको पाई ये बोलते हैं मैम, तुरई। दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड मैम फॉर योर लंग्स एंड ऑल। और ये बस अच्छा रखने के लिए बैड हैबिट्स को अपने करीब आने मत दो, लंग्स ऑटोमेटिक। भगवान मैम हम लोग को बहुत अच्छा भेजा है, अगर से भगवान के हिसाब से हम चलेंगे तो लंग खराब होगा ही नहीं। तो अच्छी आदतें कस्टमर घर में अक्सर डस्टिंग जब भी हो रही है तब अपने आप को जरा सेफ कर लीजिए, मास्क का यूज करिए। और यहाँ कहीं आप क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो, मास्क का इस्तेमाल करिए। और अक्सर परफ्यूम्स एंड ऑल, ये अगर से जिसको ऑलरेडी एलर्जी हो वो अवॉइड करें। और अक्सर हेयर ड्रायर्स एंड ऑल ये जो होती हैं,
ये एलर्जी पेशेंट्स के लिए बहुत ही खराब चीजें हैं, जिसको बहुत जल्दी ट्रिगर होता है ना ये चीजों से। और डस्ट वस्ट से थोड़ा सा बेटर अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड। एलर्जी की बात तो आपने की, साथ ही सिट्रस फूड की बात की, तो वहीं से मेरे जहन में एक सवाल हो रहा है कि आजकल जब यूजुअली किसी को भी एलर्जी होती है तो एलेग्रा, सिट्रजिन, इस हाँ, तरीके की टैबलेट्स वो ले लेते हैं, तो वो घर पर ही जो इलाज तो करें, मे बी उससे आराम भी मिल जाता है, तो कितना सही है? नहीं मैम, देखिए एलर्जी का ट्रीटमेंट आपने बोला एक सिट्रिजिन, अब वो ले लेंगे तो आप वक्तिया तौर पे तो इसको खामोश कर देंगे। बट द थिंग इज, आपको पता तो चलिए कि दिस क्यों हो रहा है। ये एलर्जी आपकी किसी वजह से हो रही है, कुछ खाने से हो रही है या फिर किसी इन्वायरमेंट से हो रही है, आप उसके लिए पता करिए वो एलर्जी क्यों हो रहा है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट आजकल तो ओवर द काउंटर है मैम, कुछ भी ड्रग्स आजकल सब मिल रहा है ओवर द काउंटर। और यही चीज हमको अपने एंटीबायोटिक जो आज कॉमनली मेडिकल्स पे मिल रहा है ना, यही चीज हमको आगे इसके लिए सफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट में लाएगा। तो यहाँ मैं फिर वहीं आऊंगा जहां पर एलर्जी। तो कॉमनली जो आप सिट्रिजिन ले रहे हो या फिर कुछ भी जाके मेडिकल से ले रहे हो, वो टोटली गलत है मैम। आप यू आर जस्ट बाइंग द टाइम, आप डायग्नोस नहीं कर रहे हो, यू जस्ट बाइंग द टाइम कि अभी और बाद में। तो ये होता क्या, ये बढ़ते 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 नॉर्मली जो एलर्जी है मैम, जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, स्टार्टेड विद नोज, फिर थ्रोट होगा, फिर लंग्स होगा मैम। व्हेन इट स्टार्ट विद द नोज, यू विल हैव रिकरेंट रनिंग नोज, नोज ब्लॉक, नेजल इरिटेशन। गले में होगा तो अक्सर, स्पेशली इन दिस बेल्ट मैम, बहुत बार मैंने देखा है कि पोस्ट नेसल ड्रिबलिंग बोलते हैं मैम। यहाँ के पेशेंट्स बहुत सारे जो मेरे पास आते हैं, इनको थ्रोट इरिटेशन बहुत होता है, लाइक ये करते हैं मैम। ये दिस इज ए क्लासिकल एलर्जी, ये जिसको पता नहीं है, फिर ये इट विल गो ऑन मैम, इट विल गो ऑन दैट फाइनली इट विल कम अप विद ब्रेथलेसनेस। सो ऐसे पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में किसी को रनिंग नोज, नोज ब्लॉक, थ्रोट इरिटेशन, साइनसाइटिस रहता है, वो ट्रीट नहीं होते, फाइनली दे लैंड अप इन आस्थमा। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है सभी के लिए कि जो आप ये छोटी मोटी दवाइयां घर पर लेकर अपना इलाज कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वो आपको जरूर बेटर करेगी या रिलीफ देंगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है। सही नहीं है मैम, सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि कहते भी ना, शॉर्टकट में भी द रॉन्ग कट। correct. तो ऐसे में सर, अब लास्ट में एक फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे यही कि हमारे जितने भी केपी न्यूज के दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज आप अपनी ओर से कन्वे करना चाहेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेस्ट रखने के? पहले तो फॉर यंग एडल्ट्स, स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए। स्मोकिंग एक ऐसा है रूट कॉज ऑफ मेडिसिन, रेस्पिरेटरी। आप स्मोक नहीं करोगे तो आपको रेस्पिरेटरी के 50% ऑफ द इश्यूज विल बी रिजॉल्व। सो आप पहले तो स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक योगा करिए, लाइक अनहेल्दी फूड से बचिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे आइए, और अपने जो भी हाइजीन मेंटेन रखिए। और जो भी अगर से आपको माइल्ड चीजें हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, रनिंग नोज, ये स्टार्ट विद द रनिंग नोज ही होता है, ये नेजल इरिटेशन, कंसल्ट करिए आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिए, बिकॉज डेफिनेटली वंस एक बार आस्थमा आ जाए तो आप तब सोचते हो कि ये नहीं होना था। ये जब आने से पहले आप अपने आप को अच्छे से सेफ रखिए और इन्वायरमेंट से वो ये बच के रहिए, और बाहर की चीजें, आउटसाइड फूड से अवॉइड करिए। ये जो भी होता है पानी पूरी एंड ऑल, ये सारी चीजें जिसको ऑलरेडी एलर्जी है, बेटर टू अवॉइड। और इसके बाद जितना हो सकता अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी के ताल्लुक से यही बोलूंगा कि रेस्पिरेटरी आता तो बहुत लेट है, जाता भी उतनी ही लेट है। तो जाने का इंतजार करने में बहुत लेट हो जाती है। तो जितना हो सकता है अपने आप का ख्याल रखिए और बैड हैबिट्स से छोड़िए, स्पेशली स्मोकिंग से बिल्कुल आप दूर रहिए, बिकॉज एक स्मोक आपके घर को पूरा लेकर जाएगा। यंग स्पेशली मैं जो देखा हूँ लास्ट 2-3 ईयर्स में, जितने यंग मैलिग्नेंसीज आए हैं, कैंसर हुए हैं, जो कि 50 साल पहले 50 साल तक बोला जाता था, लिटरली मेरे पास डाटा है, मेरे हॉस्पिटल में डाटा है, मेरे पास नियर अबाउट इन लास्ट 2-3 ईयर्स लेस देन 12 पेशेंट्स है, लेस देन 30 ईयर्स, जिसको मैलिग्नेंसी हुई एंड वो डेथ हो चुकी है। पहले बोला यह जाता था कि 50 के बाद कैंसर होगा, लेकिन मेरे पास डाटा है, स्मोकर्स लेस देन 30 साल, 13 से 14 बच्चे हैं जो डेथ हो चुके हैं। सो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यही करूंगा, स्पेशली फॉर द यूथ, स्टॉप स्मोकिंग।
बिल्कुल, टशन के चक्कर में स्मोकिंग शुरू नहीं करनी है, हमारी हेल्थ का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मन में कई और सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज जिस तरीके से अकरम जी ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, तो उनका मोटिव यही है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मैसेज हम आप तक कन्वे कर सके कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनानी है, साथ ही स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स हेल्दी रहें। और कोविड के बाद ये हम सभी ने समझा है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है, और कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात होगी हमारे नए एपिसोड के साथ। पर अब वक्त हो चुका है आप सभी से अलविदा कहने का। धन्यवाद।